हेलो एंड वेलकम टू एलईएस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग पार्ट 4। इससे पहले हमने लिक्विडिटी ट्रैप और बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था। अगर आपने वो वीडियो ना ट्रैक किया हो तो प्लीज़ गो एंड विजिट इट। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बिकॉज वी हैव अ स्मॉल सरप्राइज़ फॉर यू। सो लेट अस बिगिन फॉर नाउ। तो पहले आज हम देखेंगे कुछ लीगल डेफिनेशंस मनी की। वैसे तो हमने मनी का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में भी, पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने इस चार्ट को समझा था। इस चार्ट में बताया था कि कैश है और बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, दोनों को इंक्लूड करके मनी बोला जाता है। और कैश में करेंसी नोट्स और कॉइन्स इंक्लूडेड होते हैं, और बैंक डिपॉजिट्स में करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। मतलब कि मनी जो है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा मोटा सिर्फ मनी का मतलब वो नहीं है जो हम करेंसी लेते हैं, बल्कि और भी चीज़ें। तो इसको लीगली भी डिफ़ाइन किया गया है। ये किसने किया है? आरबीआई ने। तो आज हम उन लीगल डेफिनेशंस को देखेंगे। दो तरह की मनी बोली गई हैं, दो तरह से डिफ़ाइन किया गया है मनी को। पहले है नैरो डेफिनेशन और दूसरा है ब्रॉड। नैरो मनी बोला जाता है वो मनी जो कि पब्लिक को अवेलेबल होती है और जो ईजिली कैश फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। हमने आपको बताया था और आपने अभी अभी देखा भी इस फ्लो चार्ट में कि मनी का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है बल्कि डिपॉजिट्स भी होते हैं। तो कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होंगे जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ डिपॉजिट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो नैरो मनी वो मनी होगी जो पब्लिक के पास इजीली अवेलेबल होगी और वो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अभी हम आगे देखेंगे कि इससे तात्पर्य क्या है। फिर ब्रॉड मनी होती है वो जिसमें नैरो मनी तो इंक्लूडेड होती ही होती है। मतलब कि जो मनी पब्लिक के पास है और इजीली कन्वर्टेबल है कैश में, प्लस वो मनी भी जो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है कैश में। मतलब वो मनी जो हमें कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगी, एक स्पेसिफिक अमाउंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही हम उसको एनकैश कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं ब्रॉड मनी। आई होप आपको ये दो कंसेप्ट समझ आ गए हों। आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखेंगे। अब हम आते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। याद होगा अगर आपको तो पिछले से पिछले लेक्चर की सीरीज़ में हमने देखा था डिमांड फॉर मनी, और डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन हमने देखी थी ऐसी मनी जो कि हाथों में, लोगों के, पब्लिक में के हाथों में अवेलेबल हो, उसको बोलते थे डिमांड फॉर मनी। ठीक है। मनी सप्लाई जो है इसकी भी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम T1 या T2 पे जो भी मनी सर्कुलेशन में होगी उसको बोला जाएगा मनी सप्लाई। आप यहाँ पे कंफ्यूज इस बात से हो सकते हैं कि सप्लाई है इसका मतलब कुछ फ्लो चल रहा होगा, लेकिन फ्लो नहीं होता है। मनी सप्लाई एक स्टॉक वेरिएबल होता है, और ये स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल क्या होता है हमने इसको भी एक लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लीज़ जाकर उस लेक्चर को ज़रूर विज़िट करिए। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में आपको ये स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल मिल जाएगा। तो स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या चीज़ कितनी है हमारे पास इन्वेंट्री, उसको बोलते हैं स्टॉक। तो वैसे ही मनी सप्लाई क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना अमाउंट पब्लिक के पास में सर्कुलेशन में है उसी को बोलेंगे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं, 5 एक्चुअली। M0, M1, M2, M3, M4, ये 5 होते हैं। इसमें ये जो M0 होता है, ये M0 ये होगा जो आरबीआई के पास में और सरकार के पास में रिज़र्व के फॉर्म में है। ठीक है। आपको पता है कि आरबीआई जो है वो कुछ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ भी रखती है, कुछ कैश अपने पास रखती है, इसको बोला जाता है रिज़र्व। तो ये जो रिज़र्व होता है मनी का आरबीआई के पास में, और सरकार का भी पैसा जो होता है वो एक्चुअली में आरबीआई के पास में ही होता है। तो ये पूरा जो अमाउंट है ये होता है M0, इसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, HPM। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कहीं पे भी कि हाई पावर्ड मनी क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि आरबीआई और सरकार के पास में जो पैसा है उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी या फिर M0।
ठीक है। दूसरा होता है M1। M1 क्या होता है, जो भी मनी सर्कुलेशन में चल रही है, मतलब पैसा जो मार्केट में घूम रहा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि हम जाते हैं और सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में जाकर हम मतलब हम उनको डिपॉजिट करते हैं। इनको डिमांड डिपॉजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम जब भी बैंक के पास जाएं और ये मांग करें कि हमें अपना अकाउंट जो है वो बंद करना है और आप हमें वापस करिए मेरा पैसा, तो आपको बैंक मना नहीं कर सकती है। ऐसे डिपॉजिट्स को बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट्स। और ऐसे ही लाइबिलिटी यही होती है बैंक के लिए लाइबिलिटी, जिसको बोली जाती है डिमांड लाइबिलिटी। तो आपके लिए डिमांड डिपॉजिट्स हैं करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट जो आपने खोला हुआ है उसमें जो पैसा डिपॉजिट है, और बैंक के लिए वही एक डिमांड लाइबिलिटी है। तो डिमांड डिपॉजिट्स का अगर मतलब आ जाए तो मतलब कि आपने जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में आपके पैसे हैं बैंक के थ्रू बैंक्स में, वो प्लस मनी इन सर्कुलेशन, ये हो जाएगा M1। फिर M2 क्या होगा? M2 होगा M1 प्लस सेविंग्स जो पोस्ट ऑफिस में है। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स, अगर आप नेचर देखें तो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती है वो भी किसी न किसी तरह से डिमांड डिपॉजिट की ही तरह होती हैं। इसीलिए M2 जो होते हैं वो इस मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस सेविंग्स डिपॉजिट भी पोस्ट ऑफिस की अगर ऐड कर दी जाए इसमें, तो वो M2 बन जाएगा। फिर M3 क्या होगा? इस M1 में मतलब मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स में अगर हम टाइम डिपॉजिट्स भी कमर्शियल बैंक्स के ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा M3। ये टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट जो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट के बाद ही हमको मिलेगा। यही बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी होती है और हमारे लिए वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। और बहुत आराम से समझ सकते हैं इसको क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, जो कि हम बोलेंगे FD और RD। रिकरिंग हम खोलते हैं तो आपको पता है रिकरिंग जो है वो 1 साल की या 2 साल की चलती है। ऐसे ही अगर आप मतलब उसको पहले मैच्योरिटी से पहले तुड़वाते हैं तो इंटरेस्ट कुछ जो है वो आपको लैप्स हो जाता है आपका। वैसे ही FD भी होती है कि 10 साल की FD करवा ली या फिर 15 साल की FD करवा ली, तो ये टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स होता है इसमें, इसीलिए ऐसे डिपॉजिट्स को बोला जाता है टाइम डिपॉजिट्स। तो जब M1 में मतलब मनी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब सेविंग्स अकाउंट प्लस करेंट अकाउंट, इन दोनों में जब हम कमर्शियल बैंक के टाइम डिपॉजिट्स मतलब कि FD और RD भी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है M3। M3 को ही बोला जाता है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। आपको समझ भी आ रहा होगा, आप खुद ही देखिए, मनी इन सर्कुलेशन भी हो गया, डिमांड डिपॉजिट भी हो गया और टाइम डिपॉजिट भी हो गया। यही तो मिला के मॉनेटरी रिसोर्सेज बनेंगे किसी के RBI के लिए, है ना। तो यही होता है M3। फिर M4 होता है जब हम इस M3 में M4 जब ये पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स ऐड कर देते हैं एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का नाम आपने सुना होगा। तो जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड करके जितने भी डिपॉजिट्स बचते हैं पोस्ट ऑफिस के, उसको बोला, उसमें जब M3 में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा M4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये रट लीजिएगा, ये किसी भी पेपर में स्पेशली RBI, NABARD और SEBI की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये M0, M1, M2, M3, M4 ज़रूर आता है। और अगर आप किसी भी SSC या फिर और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें ये छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती हैं आपसे कि टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं या फिर डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं या फिर हाई पावर्ड मनी किसको बोलते हैं। तो आपको ये छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी में यही हम आपको ये फ्लो चार्ट हमने इसीलिए रखा था कि यहाँ पे जो ये करंट एंड सेविंग्स अकाउंट है ये एक्चुअली में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं या फिर डिमांड लाइबिलिटी बैंक के लिए। फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स या फिर टाइम लाइबिलिटी बैंक के लिए होते हैं। हमारे लिए टाइम डिपॉजिट होंगे और बैंक के लिए टाइम लाइबिलिटी होंगे। तो जब इन सबको, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा प्लस इसको ऐड कर दिया जाएगा, मतलब जब ये चारों ऐड हो जाते हैं तो क्या बनेगा? ये चारों मिलके बनाते हैं M3। ठीक है, ये मनी इन सर्कुलेशन का पार्ट होंगे, ये डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होंगे और ये करंट टाइम डिपॉजिट का पार्ट होंगे। और आप देखिए एग्जैक्टली यही है हमारा M3। सी M1 में मनी इन सर्कुलेशन मतलब करेंसी प्लस कॉइन्स,
फिर उसके बाद में देखिए आप डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि करंट और सेविंग्स। फिर आगे देखिए इसमें हमने M1 में हमने जब टाइम डिपॉजिट्स ऐड कर दिया मतलब FD और RD ऐड कर दिया, तो ये चारों मिला के एग्जैक्टली क्या बनते हैं, ये हमारे लिए बनते हैं M3। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने जो पहले डेफिनेशंस देखी थी नैरो मनी और ब्रॉड मनी, और ये जो हमने इसमें मेजर्स देखे मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4, इन दोनों में कनेक्शन क्या है। कनेक्शन सिर्फ इतना है कि जो नैरो मनी हमने देखी थी मतलब नैरो मनी की डेफिनेशन क्या थी, नैरो मनी की डेफिनेशन थी वो मनी जो पब्लिक में अवेलेबल है और कैश में ईजिली कन्वर्ट हो सकती है, राइट। तो देखिए आप M1 और M2 को अगर आप देखें तो M1 और M2 आपको नैरो मनी ही समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि मनी इन सर्कुलेशन है मतलब कि वो मनी जो पब्लिक में अवेलेबल है प्लस वो मनी जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो डिमांड डिपॉजिट्स अभी मैंने आपको बताया बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और सेविंग्स डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस की हैं वो भी इसी नेचर के होते हैं, मतलब आप जब चाहें तब इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से M3 और M4 को मिला के बोला जाता है ब्रॉड मनी, क्योंकि ब्रॉड मनी जो होती है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी कि ऐसी मनी जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही एनकैश कराई जा सकती है। तो एग्जैक्टली द सेम कि जब इसमें हमने टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड कर दिए मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ही हम एनकैश करा सकते हैं, प्लस हमने टोटल डिपॉजिट्स भी ऐड कर दिए, तो ऑब्वियसली हमें इसको एनकैश कराने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इन दोनों को मिला के बोला जाता है ब्रॉड मनी, जबकि M1 प्लस M2 को क्या बोला जाता है, नैरो मनी बोला जाता है। ठीक है, यही हमने पढ़ा है। इसका लिक्विडिटी ऑर्डर ज़रूर याद कर लीजिए। लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब होता है तरलता किस किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है। तो इन सब की तरलता है। तरलता का मतलब होता है कि आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया एग्जांपल हम दो से देते हैं। एक होता है खुद लिक्विड कैश। जो लिक्विड कैश होता है आपके हाथ में वो सबसे लिक्विड फॉर्म होता है। करेंसी जो होती है आपके पास सबसे तरल फॉर्म होता है उसका, ठीक है, मनी का। फिर उसके बाद लेकिन अगर आप ज़मीन सोचिए तो ज़मीन क्या आप तुरंत ही एनकैश करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। आप क्या एफडी जो आपने बनाए रखी है वो आप तुरंत तुड़वा सकते हैं? नहीं तुड़वा सकते हैं। और अगर आप तुड़वाते हैं तो आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो थोड़ा सा कम मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिक्विडिटी कम बताते हैं। तो ऐसे ही ये जो M1 M2 M3 M4 है अगर आप देखें तो इनकी भी लिक्विडिटी ऑर्डर बनेगा, और इसका ऑर्डर आप रट लीजिए, बहुत बढ़िया, पेपर में बहुत आता है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर फंसेगा, स्पेशली अगर आप नाबार्ड और सेबी या फिर RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी M1 की। आप खुद देखिए कि M1 क्या है, सर्कुलेशन में मनी है जो कि लिक्विड फॉर्म है, और डिमांड डिपॉजिट तो है ही, जितनी जल्दी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। M2 क्या है, M2 वो मनी है, M2 में क्या है, M1 इंक्लूडेड है प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स भी इंक्लूडेड है। M3 में क्या है, M3 की लिक्विडिटी और कम हो जाएगी क्योंकि इसमें M1 तो है लेकिन साथ साथ में टाइम डिपॉजिट्स हैं बैंक के, और M4 तो सबसे कम लिक्विडिटी है इसकी क्योंकि M4 में क्या है, M4 में टाइम डिपॉजिट्स भी हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी हैं, प्लस सारी ही पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स हैं जिनकी लिक्विडिटी ऑर्डर ऑब्वियसली कम हो जाएगा, है ना। तो M1 की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और M4 की सबसे कम लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यहाँ M0 को मतलब नहीं होगा क्योंकि M0 तो हाई पावर्ड मनी है, वो RBI के पास में रहना ही रहना है। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझ आए होंगे। अब द सरप्राइज़ इज़ कि LES इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल क्विज़। हम लोग LES टीम हमारी एक छोटा सा क्विज़ कंडक्ट करने वाली है जो कि 21 जून मतलब नेक्स्ट संडे को है, विच इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। और क्विज़ जो है वो योगा डे प्लस कोरोना अवेयरनेस पर ही बेस्ड होगा। आपको इसकी डिटेल्स
हमारी वेबसाइट पर और टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही जल्दी मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिए, देखिए। वी आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दें जो भी विनर्स होंगे। तो आपको इसकी डिटेल्स बहुत जल्दी ही मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी, प्लस और भी जितने हमारे अलग अलग सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स हैं। सो प्लीज़ गो एंड विजिट देम। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।